ओके फ्रेंड्स, केमिकल काइनेटिक्स के सेकंड और लास्ट पार्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। हमने बात की कि रेट लॉ के मुताबिक जो कंसंट्रेशन पावर हैं उनका सम जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुआ उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो 3 मेथड्स हैं। ग्राफिकल मेथड है, दूसरा है ये इनिशियल रेट मेथड, तीसरा है इंटीग्रेटेड रेट मेथड। शुरू करते हैं पहले से। ग्राफिकल मींस ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा। गौर फरमाइएगा, ये केवल उन पर लागू है, उन रिएक्शंस पर लागू है जिनमें केवल एक ही रिएक्टेंट होता है। तो इस तरह ग्राफ के रूप में आप दिखाएंगे, ये कंसंट्रेशन है इस साइड में और ये क्या है, रेट है। ये जीरो ऑर्डर के लिए है, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप दिखाएंगे ये रेट है, ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये आएगा। अब आगे सेकंड और थर्ड मैंने दिखाया नहीं है। सपोज यहीं पर आपको सेकंड ऑर्डर के लिए दिखाना हो तो कंसंट्रेशन की पावर क्या कर दोगे आप, 2 कर दोगे। अगर थर्ड ऑर्डर के लिए दिखाना हो तो ऐसा ही ग्राफ बनाओ, यहाँ क्या कर दो, 3 कर दो। इस तरह से इसको दिखाते हैं। याद रहे ये केवल वन रिएक्टेंट जहाँ हो वहाँ पर ये लागू है। दूसरा मेथड है इनिशियल रेट मेथड। ये वहाँ पर काम आएगा जहाँ पर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं। तो करना क्या होता है, हमने जो एक रिएक्टेंट है, कोई एक पकड़ो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज करते रहो विद रेस्पेक्ट टू टाइम और उसका रेट देखते रहो। और ये याद रखना है कि दूसरे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। फिर दूसरे को पकड़ो, उसको छोड़कर बाकी सब जितने रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखो और उसकी चेंज करते रहो और उसका रेट देखो। यानी कि सेपरेटली ईच रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके आप उसके रेट का पता लगाएंगे। फाइनली देखो यही बातें लिखी हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड विद रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट सेपरेटली। वन रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, आप रेट निकालेंगे। दूसरों की कंसंट्रेशन को आप कांस्टेंट रखेंगे, किसी एक की चेंज करते चलो, बाकी को कांस्टेंट रखो। लास्ट में आपने क्या करना है, ये देखना है कि ये जो अलग अलग रिएक्टेंट्स आए इनका इनिशियल रेट और इनका इनिशियल कंसंट्रेशन, इनमें आपस में क्या ताल्लुक था, वहां से आपको इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता लगेगा। लास्ट है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। जो प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मूले देखे थे वही यहाँ पर है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का ये देखा था हमने, K = 2.303/T लॉगरिथम। यह है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की और ये क्या है, फाइनल। इस तरह से 3 मेन मेथड्स हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के। इसके बाद इसमें ये कुछ टर्म्स आती हैं, इनको देखते हैं क्या होती हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इफेक्टिव कोलिजन, एक्टिवेशन एनर्जी, ये चीज़ें। तो देखो होता क्या है, एक जनरल सी बात जो केमिस्ट्री में, साइंस में आपको याद रखनी ही रखनी है। देखो रिएक्टेंट्स हैं, इन रिएक्टेंट्स में आपस में कोलिजन होता है, टकराव होता है, ये आपस में टक्कर मारते हैं एक दूसरे को, जिससे क्या होता है, इनकी एनर्जी बढ़ती है और ये प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो होता क्या है, एनर्जी बैरियर होता है, एक पुल मान लो आप, ब्रिज जैसे होता है ना जिसको आप क्रॉस करके जाते हो। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक ब्रिज है, एक एनर्जी बैरियर है। अगर ये रिएक्टेंट इधर आ गए, अगर इनके पास इतनी एनर्जी है कि इधर आ गए, तो ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। और जो रिएक्टेंट जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, सपोज जंप कर रहे यहाँ तक आए, तो इसका मतलब उधर नहीं जा पाएंगे ये, तो वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। अब देखो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए, जैसे मैंने ये डायग्राम अगर मैं सोचूं आपको समझाने के लिए, तो यहाँ तक जैसे एक ये लेवल हो गया, जिन रिएक्टेंट्स की एनर्जी यहाँ तक है वो तो इधर आ जाएंगे और जिनकी कम है वो यहीं रह जाएंगे। तो ये एक मिनिमम एनर्जी है जो किसी रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट में बदलने के लिए। इस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड का हिंदी में मतलब होता है दहलीज, जो घरों में अपना गेट होता है ना, दहलीज, वो। तो जो रिएक्टेंट उसको पार कर जाएंगे वो प्रोडक्ट में बदल पाएंगे, दूसरे नहीं बदल पाएंगे। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, इसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये मैंने आपको बता ही दिया, ये रिएक्टेंट क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे, इनके टक्कर मारेंगे, कोलाइड करेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, कोलिजन। इस कोलिजन के कारण इनकी एनर्जी बढ़ेगी और ये प्रोडक्ट में बदलते हैं। अब देखो एक यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा जाएंगे, कितने कोलिजन कर जाएंगे, उसको क्या कहेंगे हम, कोलिजन फ्रीक्वेंसी।
अब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स किसी भी तरह टकराएं, इससे तो कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं, यानी कि वो अच्छी तरह टकराने चाहिए, वो कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट टर्म अपनी क्या है, इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव का मतलब ये है कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स टकराएं, पहली बात। दूसरी बात, उनका मैक्सिमम सरफेस एरिया क्या आना चाहिए, कॉन्टैक्ट में आना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बढ़े, अच्छा कोलिजन हो जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलें। जैसे मेरे दो हाथ हैं, एक तो ऐसा कोलिजन हो ये आ रहा है और यहाँ थोड़ा सा टच करे, तो ये कोई इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट में आना चाहिए। ऐसा होगा तो वो इफेक्टिव कोलिजन कहा जाएगा। जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो उतने ही जल्दी प्रोडक्ट्स में बदलेंगे। किसको, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करके। देखो कई बार सारी कोशिशें करने के बाद भी एक समस्या आ जाती है कि इस थ्रेशोल्ड के बराबर एनर्जी नहीं पहुंच पाती रिएक्टेंट्स की, वहाँ पर क्या करें। मान लिया ये रिएक्टेंट्स हैं, ये बेचारे काम के बोझ के मारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मान लिया यहाँ तक पहुँचे, थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुँच पाए, तो इनको एक पुश की ज़रूरत है, एक सहारे की ज़रूरत है, एक धक्के की ज़रूरत है कि जी ये यहाँ पहुँच जाए। तो ये जो कमी पड़ गई ना, ये अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, ये इनकी एवरेज एनर्जी थी, यहाँ तक इनकी औकात थी, यहाँ तक ये पहुँच गए थे। अब इसमें जो कमी पड़ गई, ये जो है, ये एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ेगी, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ा के दें या जो भी आपके पास सिचुएशन बने। इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेट करेंगे आप। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जो आपने एनर्जी दी है ताकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंच जाए, उसका नाम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बेसिक सी बात होती है केमिकल रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है आपको रेट ऑफ रिएक्शन पे। नो डाउट जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका रेट भी बढ़ेगा। एक पॉइंट आपको और भी याद रखना है इसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाता है अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करते हैं तो। इसके बाद कैटलिस्ट का इफेक्ट आपसे पूछते हैं, तो कैटलिस्ट क्या चीज़ है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जिसके खुद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिएक्शन के रेट को ये बढ़ा देता है। हालांकि नेगेटिव कैटलिस्ट्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ पर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ा देते हैं एंड देमसेल्व्स रिमेन अनअफेक्टेड, इनके खुद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो होते हैं कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट जैसे देखो इनका काम, आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार कि कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है, तो याद रखना है दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। मींस एक दूसरा रास्ता बता देते हैं, एक शॉर्टकट बता देते हैं जहां से रिएक्शन जल्दी हो सके। जैसे किसी जगह पर आपको जाना है और आप जा रहे हैं 50 किलोमीटर घूम के, और कोई दूसरा आदमी आपको ये बता दे भाई स्मॉल विलेजेस में से आप निकल जाओ, केवल 20 किलोमीटर्स पड़ेगा, तो इट मीन्स पहुँचे तो आप वहीं, लेकिन वो आप शॉर्टकट से पहुँच गए। तो यही काम कैटलिस्ट का है। वो क्या करता है, खुद के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर, लेकिन रिएक्शन को जल्दी करवा देता है क्योंकि उसका वो अल्टरनेटिव पाथवे बता देता है कि यहाँ से ये रिएक्शन जल्दी हो सकती है। मींस वो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को कम कर देता है, जो अभी हम बात कर रहे थे उसको लोअर डाउन कर देता है। जैसे ग्राफिकली आप यहाँ देखिए, इसमें क्या है, अगर कैटलिस्ट नहीं था तो इतनी एनर्जी लग रही थी देखो रिएक्टेंट्स की, और फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे। जैसे कैटलिस्ट आया तो वो समझदार था, उसने रिएक्टेंट्स को बताया भाई इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो, किसी दूसरे रास्ते से जाओ। तो क्या हुआ, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और विद कैटलिस्ट ये लोअर डाउन हो जाती है, ये रिएक्शन जल्दी हो जाती है। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, तो आप बताएंगे कैटलिस्ट्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में काम करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस में काम नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो देखो कैटलिस्ट ऐसा है जो अन्याय नहीं करेगा, वो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ाएगा। फॉरवर्ड भी जल्दी होगी, बैकवर्ड भी जल्दी होगी, इट मीन्स इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम फास्टर अचीव हो जाएगा। इसके अलावा जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा जी के द्वारा आप जिसको डिनोट कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा कैटलिस्ट, उसको कुछ नहीं कहेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। और आखिरी बात आप लिखेंगे कि ये स्मॉल अमाउंट्स में भी अगर आप ले लेते हो कैटलिस्ट, तो ये लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस को या लार्ज
स्केल पर रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो स्मॉल अमाउंट इज नीडेड। अब एक कोलिजन थ्योरी है, मेन दो ही बातें, इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं है। पहली बात यह है कि अगर इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं तभी रिएक्शन होती है, तभी पॉसिबल है। पहली बात आप लिख देंगे, ए केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन द कोलिजन्स आर इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं तभी वो रिएक्शन होती है। अब दूसरे पॉइंट में आप ये बताइए कि इफेक्टिव होते कैसे हैं, तो वो सीधी सी बात है, एक्टिवेशन एनर्जी भी उनके पास होनी चाहिए, प्लस वो कोलिजन जो है उनकी ओरिएंटेशन, जो अभी मैंने आपको बताया था कि सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में आए, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स की जो आपस में टकराएं। इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी भी उनके पास होनी चाहिए, तो वो इफेक्टिव कोलिजन होता है। तो दो पॉइंट से सिंपल से आपको याद रखना है, भूलना नहीं है कि इफेक्टिव कोलिजन्स के कारण रिएक्शंस होती हैं, और दूसरा इफेक्टिव कोलिजन्स कब होते हैं, जब एक्टिवेशन एनर्जी हो और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन भी एक आध बार पूछा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या है। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो आप कभी से पढ़ते आ रहे हैं 11th क्लास से, वही है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या है, ये वो रेट है जब मोलर कंसंट्रेशन आप यूनिटी लेते हैं, तब जो रेट आएगा उसको रिएक्शन रेट कांस्टेंट कहा जाता है। ये जो है ये मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये अभी डिफाइन किया था उससे पता लग रहा है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है मोलर कंसंट्रेशन पे। और इसकी यूनिट हमेशा, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स हमेशा आपको क्या मिलेंगी, मोल्स पर लीटर पर टाइम, जबकि इसकी जो यूनिट्स हैं उनको ऑर्डर डिसाइड करता है। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लिया 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसकी यूनिट्स आएंगी आपके पास मोल पर लीटर पर सेकंड, ये पहले वीडियो में हमने देखा है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी यूनिट आती है पर सेकंड, यानी कि पर टाइम, यही आती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार और भी मिलते रहें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ हम ख़त्म कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स को। न्यूमेरिकल्स के आपको सेपरेट वीडियोस बाद में प्रोवाइड करवाए जाएंगे।